ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे हम आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर कोर्स सीएट के बारे में आज आप सभी को हम अध्ययन कराएंगे, जिसमें आज आपकी टॉपिक होगी जीव विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवाद। जीव विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवाद आप देखेंगे। प्रकृतिवाद के बारे में हमने आपको बताया और ये जीव विज्ञान पर आधारित आज आपको प्रकृतिवाद के बारे में अध्ययन करना है। जैसे प्रकृतिवाद के बारे में हमने आपको बताया कि इस भौतिक जगत में, इस सांसारिक जगत में जो हमें प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि, ये सभी प्रकृतिवाद के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकृतिवाद में बालक इस प्रकृतिवाद में रह करके वह अपने शिक्षा को ग्रहण करता है और उसके माध्यम से वह कुछ सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो अपने अनुरूप लोग प्रकृतिवाद के बारे में अध्ययन किए हैं। जैसे प्रकृतिवाद में रूसो महोदय हैं, हर्बर्ट हैं, स्पेंसर महोदय हैं, ब्रूबेन हैं और इत्यादि कई मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने प्रकृतिवाद पर आधारित अपने तथ्य, अपने सिद्धांत या अपने पक्षों को प्रतिपादित करने का प्रयास इन सारे मनोवैज्ञानिकों ने किया है। जो कि आज आप सभी देख रहे हैं, प्रकृतिवाद के बारे में आप सभी जाने हैं, जो जीव विज्ञान पर आधारित, जीव विज्ञान से संबंधित, जैसे आपके लेमार्क, डार्विन महोदय हैं, ये कहते हैं कि जीवन के लिए संघर्ष बहुत आवश्यक होता है, बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक मनुष्य में संघर्ष नहीं होता है, सामर्थ्य नहीं होता है, जब तक व्यक्ति क्षमतावान नहीं होता है, सहनशीलता नहीं होती है, गुणवान व्यक्ति नहीं होता है, तब तक व्यक्ति में जीवन जीने की क्षमताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ये लेमार्क और डार्विन महोदय ये कहते हैं, व्यक्ति के जीवन का अस्तित्व तब होता है जब व्यक्ति में संघर्ष और सामर्थ्य दोनों पाए जाते हैं। जब व्यक्ति में संघर्ष और सामर्थ्य दोनों पाए जाते हैं, तब व्यक्ति का इस समाज में, इस परिवेश में अस्तित्व होता है। और इन सिद्धांतों की कल्पना से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार से जी सकता है या किस प्रकार से वह उससे संघर्ष कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को ये सामर्थ्य और संघर्ष, इन दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और इन दोनों सिद्धांतों से या इनकी कल्पना करने से, इनके विचार को समझने से, इनकी भावनाओं या इनके तथ्यों को जानने से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति में, यदि व्यक्ति में इस वैधानिक रूप में या सामाजिक स्तर पर यह सामर्थ्य और संघर्ष पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति का अस्तित्व किस प्रकार से होगा या व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन कर सकता है। इसमें आपके रूसो महोदय, जो सबसे प्रकृतिवाद पर सबसे अधिक बल देने वाले, सबसे अधिक कार्य करने वाले रूसो महोदय हैं, और रूसो महोदय ने यह प्रकृतिवाद को सबसे अधिक महत्व दिया है। और उनके समर्थक प्लेटो ने भी रूसो का सबसे अधिक समर्थन किया है कि रूसो महोदय जैसे कहते हैं कि बालक को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बालक को किसी प्रकार की शिक्षाएं न दी जाएं, बालक को समाज से अलग रखा जाए, बालक को इस परिवेश से दूर रखा जाए और दूर रख करके बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। और उस छोड़ने के आधार पर बालक इस समाज में वह प्रकृति के अनुसार इस प्रकृति में खेलेगा, इस प्रकृति के साथ वह अपना जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, टहनियाँ इत्यादि के साथ वह खेलेगा और खेलने के साथ वह अध्ययन करेगा और उसके आधार पर ही वह शिक्षा को ग्रहण करता है। और रूसो का कथन है
महोदय कहते हैं कि बालक में किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए उसे दबाव न दिया जाए, उस पर जोर न दिया जाए, या उसे प्रेशराइज न किया जाए, या उसे किसी विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उसे बाध्य न किया जाए, उसे बाधित न किया जाए, नहीं तो बालक शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाएगा और बालक को समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और रूसो महोदय कहते हैं कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, बालक को किसी प्रकार के भेदभाव और किसी प्रकार की विषय या उन्हें किन्हीं रूप में, किन्हीं तथ्य पर आधारित किन्हीं विषय आदि पर उन्हें जबरदस्ती न कहा जाए कि आपको यह कार्य करना है। इसलिए कि वे रूसो कहते हैं कि बालक को दबाव की कोई आवश्यकता नहीं है, बालक को स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जब बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है तब बालक में सारे गुण उत्पन्न होते हैं और उसके माध्यम से बालक शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करता है। इसलिए बालक में किसी प्रकार की आदत न डालनी जाए कि बालक तुम कार्य करो, आपको पढ़ना है, आपको और कुछ करना है। इस प्रकार से बालक पर इस प्रकार के गुण या इस प्रकार की प्रवृत्तियां या इस प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण न किया जाए कि बालक वह कार्य करने के लिए बाध्य हो जाए। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं प्रकृतिवाद और आदर्शवाद एक दूसरे के विपरीत होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को नहीं मानते हैं। प्रकृतिवाद आदर्शवाद को नहीं मानता है, आदर्शवाद प्रकृतिवाद को नहीं मानता है, क्योंकि जैसे इसमें प्रकृतिवाद में बालक के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कोई कार्य करने के लिए दबाव नहीं दिया जाता है, न पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, न विषय वस्तु की आवश्यकता होती है, न पाठ्य वस्तु की आवश्यकता होती है, न विद्यालयों की आवश्यकता होती है, न भवन या अन्य शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता बालक के लिए नहीं होती है। यह प्रकृतिवाद कहता है, यह रूसो महोदय कहते हैं। लेकिन आदर्शवाद यह कहता है कि बालक के लिए इन सारी सुविधाओं की आवश्यकता होनी चाहिए, इन सब की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक बालक को किसी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं तब तक बालक उसे पूर्ण रूप से नहीं अध्ययन कर पाएगा या पूर्ण रूप से उसे नहीं सीख पाएगा, और यदि वह उसे पूर्ण रूप से नहीं सीख पाएगा तो वह शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो बालक की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। इसलिए बालक को इन सारी सुविधाएं दी जाएं, लेकिन आपके प्रकृतिवाद कहता है कि नहीं, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। बालक के लिए सिर्फ स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, उसके साथ साथ आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, दृढ़ता की आवश्यकता होती है, और बालक को इन सारी चीज़ों की गुणों की आवश्यकता होती है। इन सारे गुण, ये सारे तथ्य जब बालक के अंदर विद्यमान होते हैं और बालक उसके आधार पर वह क्रियाएं करता है, इन क्रियाओं के आधार पर वह कुछ करके सीखने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से बालक शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता है और उसके आधार पर जीवन यापन करने का प्रयास करता है। इसलिए इसमें जो जीव विज्ञान पर आधारित है, इसमें लैमार्क और डार्विन ने भी अपने विचार को व्यक्त किए हैं या उसे प्रस्तुत किए हैं कि बालक में सामर्थ्य, संघर्ष की आवश्यकता होती है। जब तक बालक में सामर्थ्य और संघर्ष नहीं होते हैं तब तक बालक में कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस तरह से रूसो महोदय ने भी अपने विचार को व्यक्त किया है। और यह प्रकृतिवाद की विशेषताएं जो होती हैं वह कई रूपों में पाई जाती हैं। जैसे हमने बताया कि बालक में विशेषताओं में स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, उसे दबाव न दिया जाए, बालक में आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, बालक यदि आत्मविश्वास से आधारित होकर के या आत्मविश्वास है बालक में तो बालक उसके आधार पर अच्छी तरीके से वह कार्यों को करके संपादित करने का प्रयास करता है, उसे इस संसार में बिखेरने का कार्य करता है। इस तरह से बालक में इस प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। और प्रकृतिवाद की परिभाषा कठिन है,
प्रकृतिवाद यह, क्योंकि प्रकृतिवाद का अर्थ बहुत व्यापक है, इसलिए इसकी परिभाषाएं को देना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके साथ साथ आपके प्रकृति ही मूल तत्व होती है, क्योंकि जब बालक प्रकृति में रह करके वह सब कुछ कार्य करता है तो वह प्रकृति में मूल तत्व विद्यमान होते हैं या उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसके आधार पर ही बालक प्रकृतिवाद ईश्वर को नहीं मानता है, वह स्वयं पर विश्वास करता है और स्वयं पर विश्वास करके वह कार्य करने का प्रयास करता है। इसके आधार पर बालक इस क्रिया के माध्यम से सब कुछ करने का प्रयास करता है। जैसे प्रकृति ही मूल तत्व है। प्रकृति ही मूल तत्व क्यों है? क्योंकि प्रकृति में ही रह करके व्यक्ति सब कुछ करता है, जीवन यापन करता है, क्रियाएं करता है, सीखने का कार्य करता है, प्रयास करता है। इन सभी के माध्यम से बालक सब कुछ करके वह सीखने का प्रयास करता है। आगे देखेंगे प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण यांत्रिक होता है, क्योंकि यह कहते हैं कि प्रकृतिवादी यह यांत्रिक रूप में कार्य करता है या यांत्रिकी होता है। मनुष्य एक यंत्र के रूप में कार्य करता है और उसे पशुओं की तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और वह छोड़ने के आधार पर कार्य करे। धन्यवाद।